देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। है मैम। देखो आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग का एस 10 जो है वो कंप्लीट हो गया था, जो क्वेश्चंस बाकी था। तो आज हम लोग एस 1 ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि पहला एस होता है। एस 1 अकाउंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो एस 1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब जो भी हम लोग पॉलिसी एडॉप्ट करेंगे अकाउंट्स को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी मतलब क्या, पॉलिसी मतलब लोग बोल सकते हैं नीति, है ना। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। ये बात हमें कौन बताता है, ये बात हमें एस 1 बताता है कि अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं, जो कि हमें करना पड़ेगा, अगर हम लोग अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो पॉलिसी फॉलो करके ही रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। देयर आर स्पेसिफिक स्पेसिफिक अमाउंटिंग sorry accounting principle, accounting principles and methods of applying such principles in preparation and presentation of financial statement। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, बोल रहा है कि देयर आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और उसको अप्लाई करने का मेथड्स है, एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल्स इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करके ही रेडी करते, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करें, मतलब प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो ये एस हमें वही चीज भी बताता है कि देयर आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल्स इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब यही हो गया। अच्छा, जैसे कि कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज का नाम बता सकते हो, देखो जैसे यहाँ पर एक सेकंड, देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है ना, जैसे कि
कंसिस्टेंसी होना चाहिए हमारे कामों का, ठीक है। पॉलिसी जो है हम लोग जो भी फॉलो करेंगे वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब जैसे एग्जांपल अगर दे, जैसे हम लोग डेप्रिशिएशन का अलग अलग मेथड्स लगाते हैं ना, तो वो तो मेथड्स हो गया मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज का, कि हम लोग क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। और अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब वही सारे स्पेसिफिक रूल्स, ठीक है, वही सारे स्पेसिफिक रूल्स जो हम लोग फॉलो करते हैं जब हम लोग अपना अकाउंट जो है रेडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है स्पेसिफिक, ठीक है, उसे हमें कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। यानी मेथड, हाउ टू अप्लाई मतलब किस तरीके से अप्लाई करना है, तो जो मेथड है वो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे अभी हम बोल रहे थे, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स का नाम हम बोल रहे थे कि तुम लोग जैसे 11 12 में पढ़े होगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जैसे कंजर्वेटिज्म मेथड, ठीक है, एक्रूअल बेसिस, अच्छा, इसके अलावा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बहुत सारा कंसेप्ट पढ़े होंगे, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, और क्या होता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल, ठीक है। इस तरीके का अलग अलग बहुत सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं, उसका वैल्यू कर रहे हैं, मतलब कितने अमाउंट का डेप्रिशिएशन चार्ज करें, ठीक है। तो अब डेप्रिशिएशन का अलग अलग मेथड्स होता है, एसएलएम भी चार्ज कर सकते हैं, डब्ल्यूडीवी भी कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो फीफो यूज कर सकते हैं, वेटेड एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करेगा, जो उसे सूट करेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि कौन कौन से एसेट के लिए एसएलएम यूज कर रहा है या डब्ल्यूडीवी कर रहा है, कोई फीफो यूज कर रहा है कि वेटेड एवरेज कर रहा है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनेगा तो कौन से मेथड से बनेगा, दो मेथड होता है, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, तो देखो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर देखें ना कि डेप्रिसिएशन इतने अमाउंट का है या फिर इन्वेंट्री इतना दिख रहा है, तो वो देख के, जस्ट वो देख के हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि हम लोगों ने कौन सा मेथड अप्लाई किया है। जैसे ये एक पीएल बना हुआ है, मान लो यहाँ लिखा हुआ है टू डेप्रिसिएशन, कुछ भी एक अमाउंट सोच लो लाइक 10,000, क्या ये देख के, सिर्फ ये देख के हम लोग बोल सकते हैं ये एसएलएम से चार्ज होके आया है या डब्ल्यूडीवी से आया है, नहीं बोल सकते, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग ये मान ले कि ये बैलेंस शीट है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है या ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी एक अमाउंट लाइक 5,000, तो क्या ये सिर्फ देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये फीफो से चार्ज करके किया गया है कि वेटेड एवरेज से, नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ पर वैल्यू देख के हम लोग हमेशा नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई हुआ है। तो इसीलिए मेथड को हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन से मेथड को यूज करके वैल्यूएशन किया गया है उसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए देखो इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो हम लोग कौन सा पॉलिसी या प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं,
एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, डिप्रिशिएशन के केस में, इन्वेंट्री के केस में फीफो, वेटेड एवरेज क्या यूज कर रहे हैं वो चीज हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, रहा कैश फ्लो का बात। कैश फ्लो का जो ये दो मेथड है ना, ये हम लोग बता सकते हैं मेथड का स्ट्रक्चर देख के कि ये डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड है, फिर भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चाहे हम लोग बता पाए या ना बता पाए, हम लोग को सारे चीजों को डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो ये तो एग्जाम्पल से बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग को यही चीज, ये क्योंकि पता नहीं चलता है तो हमें यूजर्स के लिए ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, ऑल द पॉलिसीज significant in nature should be disclosed at one place। ठीक है, तो बोल रहे हैं हम लोग जो भी पॉलिसी क्यों ना फॉलो करते हो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करने के लिए, ठीक है, उसका नेचर अगर सिग्निफिकेंट है, नॉर्मली पॉलिसी सिग्निफिकेंट ही होगा, तो सिग्निफिकेंट इन नेचर होता है पॉलिसीज, तो वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी बताया अभी कि हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन क्या बोल रहा है, एट वन प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ही जगह पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक डिस्क्लोजर एक पेज पे कर दिए, दूसरा किसी और जगह पे कर दिए, ऐसा नहीं। मतलब हम लोग देखो क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हम लोग एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं या डब्ल्यूडीवी, ठीक है, हम लोग वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कैश फ्लो में डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं या इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हमें एक ही जगह पे वन प्लेस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, एक इधर एक उधर डिस्क्लोज करने से नहीं होगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो भी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, पहले तो हम लोगों ने सीखा कि पॉलिसीज को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिसी क्या है, जिसको फॉलो करके हम लोग अपना अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वही हम लोग का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है। ठीक है, अच्छा, अब वो प्रिंसिपल्स जो भी हम लोग फॉलो करें वो हमें यूजर्स के लिए डिस्क्लोज करना पड़ेगा और एक ही जगह पे करना पड़ेगा, एट वन प्लेस करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे लिखेंगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या जरूरत पे हम लोग अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं? तो ये चीज हम लोग ना AS5 में भी इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये शायद AS5 करवाया था मैंने, मुझे इतना याद आ रहा है। तो AS5 में ये हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑल्सो इन एस। अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ये हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज करते हैं तो ये हमें कर सकते हैं कि नहीं, पहला बात, और करने से हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कब कर सकते हैं बेसिकली। तो हम लोग तब कर सकते हैं अगर लॉ के हिसाब से हमें अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ा, या फिर एस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ा, या फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमें चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड। जैसे कि हम लोग डब्ल्यूडीवी यूज कर रहे थे, अब हम लोग सोच रहे हैं कि एसएलएम यूज करेंगे, हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें अब ये कब हो सकता है, ऐसा नहीं कि आज एक यूज कर लिया, एक साल एसएलएम कर लिया, नेक्स्ट ईयर हम लोग डब्ल्यूडीवी कर लेंगे, ये सब हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, एक मतलब प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि इस रीजन की वजह से हम लोगों ने अपना जो है पॉलिसी को चेंज किया। ठीक है, तो रीजन में क्या क्या आ सकता है, इफ लॉ इफ लॉ रिक्वायर्स। ठीक है,
अगर ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, मान लो कि हमें हमारे इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज में ही करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग कुछ और फॉलो कर रहे थे, तो अब हमें लॉ के साथ एक्ट पर होने के लिए हो सकता है कि हमें अपना पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। इफ एस रिक्वायर, ठीक है, अगर एस में कुछ चेंजेस आ गया, एस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट पर होने के लिए हम लोगों ने अपना पॉलिसी चेंज किया, या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेटर प्रेजेंटेशन के लिए भी हो सकता है कि हम लोगों को क्या करना पड़ा, अपना पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो ये मेनली तीन रीजन हो सकता है हमारे पॉलिसी चेंज करने का। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है इफेक्टिव करेंट पीरियड और विच इज रीजनेबली expected to have a material effect in later period should be disclosed. In case of change in accounting policies, which has a material effect in the current period, comma, the amount of which is affected by such change, comma, should also be disclosed. Should also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable,
कॉमा wholly or partially, comma, the fact should be disclosed. The fact should be disclosed. अच्छा, यहाँ पर एक लाइन ऐड होगा, any change in accounting policy which has a material effect, यहाँ से ठीक है, इसमें ये एक लाइन ऐड होगा, any change in accounting policy which has a material effect in current period or which is reasonably expected to have material effect in later period should be disclosed. In case of change in accounting policies which has a material effect in the current period, the amount of which is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable wholly or partially, the fact should be disclosed. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो पहले इसी का ही हम लोग एक ड्रॉ करके इसको समझ लेंगे, ठीक है। ये पूरा जो पैरा लिखा हुआ है इसको, तो सबसे पहले लिखेंगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो हम लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड से जो है फीफो में हम लोग शिफ्ट हो गए, ठीक है। अगर ऐसा हुआ बाई चांस, तो वही हो गया चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये एग्जांपल ले लिया। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या, जब भी ऐसा होगा तो दो बात निकल के आएगा। एक होगा कि ये जो चेंज हुआ ये हमारे करेंट पीरियड के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना इफेक्ट होगा, कितना इस पे जो है इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल इन करेंट पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे नॉट मेटेरियल इन करेंट पीरियड बट ascertainable in later period, ठीक है। तो जब भी कोई चेंज आता है तो उसको हम लोग दो पार्ट में सोचेंगे, एक तो करंट पीरियड में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अगर करंट ईयर में नहीं आ रहा है तो क्या फ्यूचर में किसी पीरियड में आएगा, वो हमें देख लेना है कि फ्यूचर में इसका कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। अच्छा, अगर करंट पीरियड में कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो कितने अमाउंट से आ रहा है वो हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट, कितने अमाउंट से आ रहा है, ठीक है, हाउ मच, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हाउ मच, कितने अमाउंट से आ रहा है। अब क्या अमाउंट हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर अमाउंट नॉट असर्टेनेबल, या फिर हम लोग अमाउंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अमाउंट, अगर असर्टेनेबल है तो हमें बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट है, ठीक है। अगर असर्टेनेबल है, अच्छा बात है, तब हमें बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट है, तो अमाउंट टू बी डिस्क्लोज्ड। और अगर नॉट असर्टेनेबल है कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो यूजर्स को हमें ये बताना पड़ेगा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे थे उसमें हम लोगों ने चेंजेस लाया और उसका इम्पैक्ट, मेटेरियल इम्पैक्ट करेंट पीरियड में दिख रहा है, बट हम लोग कितने अमाउंट से इम्पैक्ट आ रहा है वो हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड,
ठीक है, कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इस बात का डिस्क्लोजर हमें यूजर्स को देना पड़ेगा। और अगर ऐसा है कि जो करंट पीरियड में इम्पैक्ट नहीं आ रहा है बट हो सकता है कि फ्यूचर पीरियड में इसका इम्पैक्ट आए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो ये फैक्ट भी हमें यूजर्स को बताना पड़ेगा कि अभी तो इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है बट फ्यूचर में आ जाएगा। तो फैक्ट ऑफ सच चेंज इन लेटर पीरियड should also be should also be disclosed in current period। ठीक है, तो बोल रहा है कि फैक्ट ऑफ सच चेंज इन लेटर पीरियड, तो लेटर पीरियड में इम्पैक्ट आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जो फैक्ट है वो ऑफ सच चेंज इन लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड इन करेंट पीरियड। तो वो फैक्ट, ठीक है, वो चीज भी हमें बताना है कि ठीक है इसका इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ने वाला है लेकिन फ्यूचर पीरियड में पड़ने वाला है, तो इस बात को भी हमें यूजर्स के सामने डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब यूजर्स को सब चीज पता होना चाहिए, इसीलिए इस अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड इसका नाम ही है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, अब जैसे देखो ये जो मैंने यहाँ पर ये जो चार्ट बना दिया, ये जो लिखा हुआ है ना सेम वही लिखा हुआ है, बट एग्जाम में हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना है, ये हमारे बहुत जगह पे आंसर देने पे काम आएगा। तो क्या लिखा है देखो, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मेटेरियल इफेक्ट इन करेंट पीरियड और विच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मेटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज। तो देखो material impact in current period, not material in current period but ascertainable in later period। तो वही चीज फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है। फिर in case of change in accounting policy which has a material effect in the current period, the amount of which is affected by such changes, बोल रहा है जितना अमाउंट का चेंजेस आ रहा है, मतलब अमाउंट ascertainable how much, ठीक है, should also be disclosed to the extent ascertainable। जितना ascertain हो पाएगा उतना अमाउंट डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा, मतलब जो नहीं हो पाएगा उसका फैक्ट हमें डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा। तो वही नीचे बोला है, where such amount is not ascertainable wholly or partially the fact should be disclosed। ठीक है, तो कुछ भी हमें पता चलता है अमाउंट वगैरह तो हम लोग बता देंगे, अगर नहीं पता चलता है तो फिर हमें फैक्ट को डिस्क्लोज कर देना है यूजर्स के सामने कि हाँ हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाए। ठीक है, सॉरी, हम लोग जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उस फैक्ट को एटलीस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, और एक चीज, फोर्थ नंबर, ठीक है, ये थर्ड नंबर था शायद, हाँ, फोर्थ नंबर में लिखेंगे टू सिलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे चूज करेंगे? ठीक है, जैसे कि मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, ये 5 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है, हमें पूछ लेता है, कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब जब अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग चूज करते हैं तो क्या कंसिडर करते हैं, तो क्या कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे तो हम लोगों ने मान लो डब्ल्यूडीवी चूज किया, अब डब्ल्यूडीवी ही क्यों किया, या फिर फीफो मेथड चूज किया, फीफो ही क्यों किया, ठीक है, तो फिर क्या रीजन था, तो वही चीज बताना है, हाउ टू सिलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, वो हमें बताना है। तो देखो अकाउंटिंग पॉलिसी जब हम लोग चूज करेंगे तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे, ये हमें कंसीडर करना चाहिए या फिर ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट लिखेंगे मेटेरियलिटी दैट इज इम्पोर्टेंस, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोगों ने चूज किया उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, इसीलिए हम लोगों ने ये चूज किया। फिर प्रूडेंस,
प्रूडेंस, दैट इज प्रूडेंस होता है ना, प्रूडेंस नेचर। तो प्रूडेंस का मतलब होता है प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। ठीक है, मतलब प्रूडेंस नेचर में ही ना हम लोग अपना अकाउंटिंग करते हैं। तो बोल रहे प्रोवाइड्स फॉर फ्यूचर लॉस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। तो हम लोग ना फ्यूचर के लॉस को तो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यही होता है प्रूडेंस नेचर। जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे देखो AS2 हमें क्या बोलता है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसमें हमें अपने जो है क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो जो लोअर होगा, मान लो ये 10 है ये 8 है, तो हमें 8 पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी फ्यूचर में होने वाले, देखो अगर मेरा कॉस्ट किसी चीज का 10 रुपए है और उससे मुझे बेच के 8 रुपए मिलेगा तो वो तो लॉस हुआ। तो हम ये 8 रुपए रिकॉर्ड करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लॉस को अभी से रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को कभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यही रूल्स होता है, ये नॉर्मल रूल्स है लाइफ का भी। अगर देखो तो हम लोग कुछ खराब हो ये बहुत ज्यादा एजम्पशन कर लेते हैं, बट हाँ मैंने बहुत, जैसे मान लो तुम लोग अगर अच्छा एग्जाम भी देते हो पूछेंगे तो बोलोगे कि ठीक ठाक हुआ है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल बात है। देखो तुम लोग नहीं, हम भी बोलते थे ऐसे ठीक ठाक हुआ है। तो बात ये है कि हम लोग अच्छा होने से भी नहीं बोलते ना, लेकिन खराब होने से बोलते हैं एकदम अच्छा नहीं हुआ, बहुत खराब हुआ, ऐसा क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन था, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, वो हम लोग बहुत आराम से बोल लेते हैं। मतलब उसमें कोई हमारा ऐसा नहीं कि कुछ छुपाने वाला बात होता है। लेकिन अगर अच्छा होता है तो हम लोग थोड़ा छुपा के ही बोलते हैं हाँ ठीक ठाक हुआ है। अगर बहुत अच्छा भी होता है बोलते हैं अच्छा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा बोलते कहाँ है, और अगर अच्छा हुआ है तो बोलते ठीक ठाक हुआ है। लेकिन खराब होने पे हम लोग बोल ही देते हैं। ठीक है, तो वही हुआ कि फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड कर लो बट प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो। ये होता है प्रूडेंस नेचर। तो बात ये है कि जब हम लोग अपना अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करेंगे तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, और दूसरा जो है मेटेरियलिटी या इंपॉर्टेंस भी हमें ध्यान में रखना है। और लास्ट जो है प्रूडेंस नेचर हमारा फॉलो होना चाहिए। ठीक है, प्रूडेंस मतलब फ्यूचर के लॉस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बट प्रॉफिट को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका मतलब हम लोग का हो जाता है ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब मिला के होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये प्रूडेंस नेचर फॉलो करने का क्या क्या बेनिफिट है वो थोड़ा बता देते हैं। देखो प्रूडेंस नेचर अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। पहला, प्रॉफिट्स आर नॉट ओवर स्टेटेड। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग का कभी भी ज्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब जैसे देखो कि अगर हम लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को कम में दिखा रहे हैं, जैसे मैंने अभी 10 और 8 दो एग्जांपल लिया था, कॉस्ट और एनआरवी, तो हम बोलेंगे कि मुझे 8 में रिकॉर्ड करना क्योंकि मुझे यही रूल्स AS2 ने बता रखा है। तो अब मान लो मेरा इधर एक्सपेंस अगर फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए है तो मेरा जीपी कितना दिखेगा, जीपी मेरा 6 रुपीज दिखेगा। यहीं पर अगर ये 10 रुपए होता, ये दो ही होता, तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट 8 दिखता। तो अगर हम प्रूडेंस नेचर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कभी भी ज्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, हमेशा जो है प्रॉफिट जो है नॉट ओवर स्टेटेड, मतलब ज्यादा नहीं दिखेगा। तो लॉस जो है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लॉस आर नॉट अंडरस्टेटेड, मतलब लॉस कम नहीं दिखेगा। ठीक है, लॉस हमेशा ज्यादा दिखेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये 10 के जगह 8 रिकॉर्ड करके ऑलरेडी 2 रुपए का लॉस रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, और प्रूडेंस नेचर फॉलो करने से एसेट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड, एसेट कभी भी ओवर वैल्यूड नहीं होगा। जैसे कि ये क्लोजिंग स्टॉक का ही देख लो, बैलेंस शीट में भी ये 8 रुपए से ही जाएगा, तो एसेट भी ओवरस्टेटेड नहीं होगा। अगर एसेट ओवरस्टेटेड नहीं होगा तो लाइबिलिटी ज्यादा दिखेगा, मतलब लाइबिलिटी अंडरस्टेटेड नहीं होगा। लाइबिलिटी आर नॉट अंडरस्टेटेड। ठीक है, तो लाइबिलिटी जो है वो अंडरस्टेटेड दिखेगा। तो ये हो गया हम लोग का प्रूडेंस नेचर फॉलो करने का बेनिफिट। ठीक है, अच्छा
फिर नेक्स्ट लिखेंगे, ये थर्ड नंबर हो गया। फिर फोर्थ नंबर जो कि हमें कंसिडर करना है अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते वक्त, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक रियलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल रियलिटी। जैसे कि इसका अगर हम एक एग्जांपल दे, जैसे देखो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का अच्छा एग्जांपल होगा, जैसे मान लो कि मैंने कोई ट्रक खरीदा, ठीक है। तो मैंने ट्रक खरीदा, अब ट्रक मान लो मैंने लोन में ले लिया, अब वो लोन मान लो है 5 साल का, एग्जाम्पल के तौर पे 5 साल का लोन है। तो अब हम ईएमआई पे करेंगे हर महीना मेरे ट्रक के लिए। अब रूल्स ये है कि एक्चुअली ये जो ट्रक मैंने लिया है ना, ये मैंने हायर परचेज पे लिया, इसको इंस्टॉलमेंट परचेज नहीं बोलते, इसे हायर परचेज बोलते। देखो इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज का सिस्टम लगभग सेम होता है, बट हायर परचेज में क्या होता है, जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर कर पाएंगे उस दिन जो है हम लोगों का ओनरशिप ट्रांसफर होता है एसेट का। तो ये ट्रक का जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा 5th ईयर में, अगर हम पे कर देते हैं ठीक ठाक तरीके से, तब मुझे ओनरशिप ट्रांसफर मिलेगा। लेकिन फिर भी हम ट्रक यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब भी मैंने बोला कि ये ट्रक खरीदेंगे तो मैंने एग्रीमेंट वगैरह साइन कर दिया कि भाई मुझे इतना इतना ईएमआई भरना है हर महीने, और उस मतलब मैंने लोन ले लिया, लोन लेके ट्रक ले लिया, और जो सेलर है उसने मुझे ट्रक दे भी दिया, ठीक है। लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो ट्रक उस दिन मेरा होगा, मेरे पास बस ट्रक का पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है, ठीक है। तो ओनरशिप कब आएगा, जिस दिन हम ये लास्ट ईएमआई पे कर देंगे। तो अभी ये ट्रक का डिप्रिशिएशन कौन चार्ज करेगा, सेलर या फिर हम जिसने परचेस किया है। तो ऑब्वियसली जो परचेस किया है ना उसी को डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। सेलर क्यों करेगा, सेलर नहीं करेगा, जो यूज कर रहा है उसे डिप्रिशिएशन चार्ज करना होता है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो मेरा तो एसेट है ही नहीं, ठीक है। एसेट तो सेलर का ही है, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट उसका है नहीं, मेरे पास बस पोजीशन है। लेकिन रूल्स ये है कि जो एसिड यूज कर रहा है वही डिप्रिशिएशन चार्ज करेगा। तो वो हो गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब लीगल रियलिटी ये है कि एसिड मेरा नहीं है फिर भी हम डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली सब्सटेंस का मतलब होता है इकोनॉमिक रियलिटी, तो यहाँ पर इकोनॉमिक रियलिटी ज्यादा मायने रखता है लीगल रियलिटी से, ठीक है। तो वही होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा जब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज का चूज करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट 5th नंबर में लिखेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एज assumption। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, ठीक है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो है वो ये 3 होता है। गोइंग कंसर्न का मतलब मेरा बिजनेस ऐसा नहीं कि आज चल रहा है कल बंद हो गया फिर परसों ओपन हो गया, ऐसा नहीं होता है। गोइंग कंसर्न का मतलब जो चीज चल रहा है, मतलब कोई बिजनेस अगर ओपन हुआ है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि फिर वो गोइंग कंसर्न है, मतलब चलता जाएगा, ठीक है। ये होता है हम लोग का फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, एजम्पशन, सॉरी एजम्पशन होता है। और जो कंसिस्टेंसी का मतलब है, कंसिस्टेंसी का मतलब हो जाता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब हो जाएगा कि देखो जो मेथड या पॉलिसी हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं ना उसे हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे, अनलेस हमें ये सारे कंडीशन अगर आ जाए कि हमें चेंज करना पड़ा, लाइक लॉ का रिक्वायरमेंट है, एज का है, बेटर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग चेंज करते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी एजम्पशन के साथ ही चलते हैं, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी एजम्पशन का मतलब हो गया कि कंपनी जो भी मेथड या पॉलिसी चूज करती है, ठीक है, वो जो है नॉर्मली फॉलो करते जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद एक्रूअल, एक्रूअल कंसेप्ट तो पता ही है, एक्रूअल कंसेप्ट पे ही हम लोग का अकाउंट्स बना हुआ है, ठीक है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है कि हमें
कैश का इनफ्लो आउटफ्लो मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हो ना कि टू सैलरी फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां जो सैलरी दिख रहा है वो पूरे 12 मंथ्स का नहीं दिख रहा है। फाइनल अकाउंट 12 मंथ्स का बनता है, तो अगर मेरा 9 मंथ्स का पेमेंट है बट मैंने 2 मंथ्स का पेमेंट जो है अभी तक 2 या 3 मंथ्स हो रहा है ना, 12 मंथ्स होने से 3 मंथ्स का पेमेंट अब मैंने बाकी रखा है, पे नहीं किया है, ठीक है। तो इसका खर्चा भले ही मैंने कैश आउटफ्लो नहीं करवाया हो, बट क्योंकि ये मेरा खर्चा ड्यू हो गया है तो मुझे वो मेरे बिजनेस में दिखाना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर के लिए, ताकि मुझे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ठीक है। तो जो एक्रूअल बेसिस है वो यही है कि कैश रिसीव हुआ या कैश पे हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड, अगर एक्सपेंस ड्यू हो गया है या फिर इनकम ड्यू हो गया है तो वो हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट गोइंग कंसर्न तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। फ्यूचर में भी ये चीज चलता जाएगा, ये सोच के हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब फ्यूचर में भी ये बिजनेस हमें दिखेगा, ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब कि बिजनेस कंटिन्यू होगा, ठीक है, कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, ऐसे बोल सकते हो कि ये ऐसे ही लिक्विडेट नहीं हो जाएगा कि आज खुला कल बंद हो जाएगा। हाँ, कोई रीजन हुआ तो अलग बात है, ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट रीजन हुआ कि बिजनेस बंद हो गया तो अलग बात है। नॉर्मली हम लोग ये मानते हुए चलेंगे कि बिजनेस जो है ये चलता जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में भी ये चलेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टार देके लिखना है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। एजम्पशन should not be disclosed if फॉलोड। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का रूल्स क्या है कि अगर हम लोग ये फॉलो करके चल रहे हैं तो इसे डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बताना जरूरी। डिस्क्लोजर is required only when they are not followed। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करके ही कोई अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, ये एज्यूम्ड है। अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो बस ये इसी पे बेस करके हमें आंसर देना है, इतना ही हमें देखना है इसमें। चलो अब देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। हम एक बार ऊपर ये वाला दो, ये स्टार वाला कौन, ये मैम फिफ्थ वाला कौन, फिफ्थ वाला। इलास्ट्रेशन वन, देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज एट 31st March 2000
टू अमाउंट्स टू 1,63,000 ऑन द बेसिस ऑफ फीफो। तो फीफो बेसिस पे इन्होंने अपना जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया, तो उसके हिसाब से इनका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ रहा है 1,63,000। द कंपनी डिसाइड टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड फॉर एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी फ्रॉम द ईयर 2001 टू 2002। तो बोल रहा है कि जो वैल्यू इन्होंने 1,63,000 के अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड, ये लोग चाहते हैं फीफो से वेटेड एवरेज में ट्रांसफर हो जाएंगे, मेथड को चेंज करेंगे और इसके हिसाब से वेटेड एवरेज के हिसाब से ये लोग 2001-2 का जो है अपना स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग इन्वेंटरी एज ऑन 31 मार्च 2002 अमाउंट टू 1,47,000। तो फीफो के हिसाब से जो 1,63 आया था वो वेटेड एवरेज के हिसाब से आया हुआ है 1,47,000। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2002 अमाउंट टू 1,95,000। तो रियलाइजेबल वैल्यू इस इन्वेंट्री का है 1,95,000। ठीक है। डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। तो AS1 के हिसाब से हमें बताना है कि जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ है उसमें AS1 हमें क्या बोल रहा है। ठीक है। तो देखो AS1 तो हमें ये बताता है ना कि अगर हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो उसका कोई रीजन होना चाहिए। ठीक है। तो रीजन में हम लोगों ने तीन चीज देखा। ठीक है। एक होना चाहिए कि कोई लॉ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग अपना जो है ये मेथड्स को चेंज कर रहे हैं। ये चीज हमें बताना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ के बता देते। तो यहाँ पर कैसे लिखा है, जैसे कि हमें पता है इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है एज पर AS1 इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ के देख लेते हैं। एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज ए मेटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि अगर हम लोग कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो उसका क्या, ये देखो मैंने यहाँ पर ये लिखवा दिया ना, ये हर जगह आंसर पे काम आएगा। ये जो स्टार दे के लिखवा है ना, यही तुम लोग को अभी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कि कैसे करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो वही लिखा है देखो, विच हैज अ मेटेरियल इफेक्ट, ये देखो विच हैज अ मेटेरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड, ये भी लिख सकते हो जो मैंने लिखवाया है। ठीक है। डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर फिर आगे जाके वो करंट और जो है पीरियड वो बताया होगा। देखो द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल। फिर यहाँ पर वही बात बोला कि जितना तक हम लोग असर्टेन कर पाते हैं वो अमाउंट भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर हम लोग किसी तरीके का चेंजेस फॉलो कर रहे हैं। वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, अगर असर्टेनेबल नहीं है होली और इन पार्ट द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड। मैंने लिखा फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज, मतलब बेसिकली ये जो मैंने स्टार देके लिखा है ये पॉइंट अगर तुम लोग लिख देते हो तो भी चलेगा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं। दस प्रशांत लिमिटेड शुड डिस्क्लोज द चेंज इन वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने भी स्टार्टिंग में वही बताया तुम लोगों को कि ये लोग अगर चेंज कर रहे हैं तो इन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है। कि ये लोग ये चेंज कर रहे हैं, इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और इस ये चेंज के वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आ रहा है वो चेंज भी इन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि इनके हिसाब से इनका जो मतलब क्लोजिंग स्टॉक था उसका वैल्यू कम हो गया। देखो फीफो मेथड में इनका जो भी था यहाँ पर देखो उससे वेटेड एवरेज में इनका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1,47,000 हो गया है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि हमें बताना पड़ेगा, पहले तो ये सब बोला है, फिर बोल रहा है कि द कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर। अब कंपनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को किस तरीके से डिस्क्लोज करेगी वो यहाँ पर बता दिया है। द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो कंपनी को हमेशा उसकी इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना पड़ेगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1,95,000 और कॉस्ट जो है मेथड चेंज करने के बाद 1,47,000 हुआ। तो 1,47,000 से रिकॉर्ड होगा। कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर में हम लोग का कॉस्ट ही मैटर कर रहा है, 1,47,000 ही लोअर हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू सिंस एनआरवी वैल्यू ऑफ ऑल आइटम ऑफ इन्वेंट्री इन द करेंट ईयर वाज ग्रेटर देन रेस्पेक्टिव कॉस्ट। तो देखो बोल रहा है कि एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो ज्यादा है कॉस्ट से। द कंपनी वैल्यूड इट इन्वेंट्री एट कॉस्ट, तो कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट में वैल्यू करना पड़ेगा। इन द प्रेजेंट ईयर दैट इज 2001-2 द कंपनी हैज चेंज्ड टू वेटेड एवरेज मेथड which better reflects the consumption pattern of the inventory for ascertaining inventory cost from the earlier practice of is using
FIFO for the purpose the change in policy has reduced the current profit and value of inventory by 16,000। अब ये लास्ट वाला पॉइंट बता रहे, तो इन्होंने जो पॉलिसी चेंज किया है उसका हमें कोई तो रीजन बताना पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पर एक रीजन का एज्यूम कर लिया है कि बोल रहा है कि इन्होंने क्यों वेटेड से फीफो से वेटेड में ट्रांसफर ले लिया है। बोल रहे हैं ऐसा करने से इन्वेंट्री का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें रिफ्लेक्शन बेटर आएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ तो एक एजम्पशन बताना पड़ेगा कि क्यों ये लोग चेंज कर रहे हैं। तो बोल रहा है विच बेटर रिफ्लेक्ट्स द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द इन्वेंट्री फॉर ascertaining इन्वेंट्री कॉस्ट फ्रॉम द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फीफो फॉर द पर्पस। बोल रहा है जो फीफो से पहले ये लोग वैल्यू कर रहे थे उससे बेटर अभी इन्हें जो है वेटेड एवरेज लग रहा है, क्योंकि इससे इनका इन्वेंट्री का कंजम्पशन पैटर्न का रिफ्लेक्शन बेटर होगा। ठीक है, और ये करने पे क्या चेंजेस, ये जो 16,000 है ये समझा देते हैं। ये क्या बोला है देखो, अभी हम लोग अपना 1,63,000 वाले कॉस्ट को 1,47,000 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का हो रहा है? 1,63,000 माइनस 1,47,000, तो देखो डिफरेंस 16,000 का आ गया। ठीक है, तो अगर हम फीफो फॉलो करते तो हम ये दिखाते, अगर हम वेटेड एवरेज फॉलो करें तो अभी ये दिखाएंगे। तो हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को पहले से कम में वैल्यू कर रहे हैं, तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि देखो इधर 10 है, इधर मान लो 8 है, तो ये 2 आ जाएगा। इधर मान लो 12 है क्लोजिंग स्टॉक और इधर 8 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक, ये मैंने दूसरे जगह पे भी बताया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होगा। तो हम लोग का मेथड चेंज करने की वजह से मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। कितने से जितने का डिफरेंस, जैसे यहाँ पर देखो 10 और 12 2 रुपए का डिफरेंस है, तो प्रॉफिट में भी 2 रुपए का डिफरेंस है, तो प्रॉफिट भी जितने से कम होगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी उतने से ही कम होगा। तो वही चीज लिखा है कि करेंट ईयर का प्रॉफिट और इन्वेंट्री का वैल्यू दोनों ही हम लोग का 16,000 से कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला इलास्ट्रेशन 1। अब इलास्ट्रेशन 2 पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि जगन्नाथ लिमिटेड हैड मेड राइट इशू ऑफ शेयर्स इन 2002। तो राइट इशू मैंने तुम लोग को दूसरे चैप्टर में बताया हुआ। राइट इशू का मतलब होता है कंपनी जब फर्दर इशू करना चाहती है तो पहले उसे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो है ऑफर करना पड़ता है कि क्या आप शेयर लेना चाहते हो कंसेशनल रेट पे। ठीक है, तो इसे हम लोग राइट इशू बोलते हैं। हम लोग जब AS3 पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था, बाकी एक दो जगह पे भी हम लोगों ने ये राइट इशू के बारे में पढ़ रखा है। So in the offer document to its member, it had projected a surplus of 40 crore during the accounting year to end 31st March 2002. The draft result for the year prepared on the hitherto following accounting principle and presented for perusal of the board of directors showed a deficit of 10 crore. The board in consultation with the managing director decided on the following. तो क्या बोल रहा है देखो कि ये जो कंपनी है ये राइट इशू करना चाहती है 2002 में। ठीक है, और ऑफर डॉक्यूमेंट में, इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर, तो क्या होता है राइट इशू जो हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए हमें ऑफर डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ता है। मतलब हम लोग अपने मेंबर लोगों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करते हैं कि आप ये राइट इशू लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते। इट हैड प्रोजेक्टेड अ सरप्लस ऑफ 40 करोड़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का इस अकाउंटिंग ईयर में 40 करोड़ का सरप्लस है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है, प्रॉफिट से इतना अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, कौन से ईयर में, 31 मार्च 2002 में। तो बोल रहा है द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर ऑन द hitherto फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रेजेंटेड फॉर पर्सनल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोड अ डेफिसिट ऑफ 10 करोड़। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब ये जो रिजल्ट ड्राफ्ट किया, ठीक है, तो बोल रहा है कि कैसे ड्राफ्ट किया। बोल रहा है hitherto का मतलब ये होता है देखो कि पहले जैसे करते थे वैसे। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अभी तक जो डिस्कशन हुआ है इसके हिसाब से। ठीक है, hitherto का मतलब होता है अभी तक जो डिस्कशन हुआ है अभी तक के हिसाब से। ठीक है, प्रिपेयर्ड ऑन द hitherto फॉलोड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अभी तक हम लोग जिस तरीके का अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते थे उस तरीके से जब हम लोगों ने ड्राफ्ट किया अपने रिजल्ट को एंड प्रेजेंट फॉर पर्सनल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोड अ डेफिसिट। इधर बोल रहे 40 करोड़ का सरप्लस है, लेकिन जब रिजल्ट ड्राफ्ट किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से 10 करोड़ का डेफिसिट आ रहा है। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद
विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड द फॉलोइंग। तो अब मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंसल्ट करके क्या डिसाइड किया? पहला, वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ हियरटू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट। बोल रहा है कि पहले जैसे प्राइम कॉस्ट में इन्वेंट्री को वैल्यू करते थे वैसे नहीं करके वर्क्स कॉस्ट में वैल्यू करेंगे, जो कि 50 करोड़ होगा, और पहले जो था वो 30 करोड़ आ रहा था पहले वाले मेथड से, प्राइम कॉस्ट वाले मेथड से। फिर बोल रहा है ये एक इन्होंने डिसाइड किया। दूसरा बोल रहा है प्रोवाइड फॉर द परमानेंट डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को परमानेंटली कम कर देंगे, ठीक है, which had taken place over the past 5 years, the amount of provision being 10 करोड़। मतलब सीधा बात है 10 करोड़ से कम करने का सोच रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। ये दो चीज इन्होंने सोच रखा है, एक तो अपने इन्वेंट्री को वर्क्स कॉस्ट में वैल्यू करेंगे जिससे इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ेगा, और जो इन्वेस्टमेंट है उसके वैल्यू को 10 करोड़ से कम करने वाले हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पर बोल रहा है एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी you are asked by the managing director to draft the notes on account for inclusion in the annual report of 2001-2002। तो हमें ये बताना है कि ये जो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा। पहला बात है कि पहला जो पॉइंट दिया है ना कि ये लोग क्या चाहते हैं कि अपना इन्वेंट्री को वर्क्स कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट में जो है ये वैल्यू करना चाहते हैं। वैल्यू ईयर एंडेड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट इंस्टेड ऑफ द, हाँ पहले प्राइम कॉस्ट में होता था। अच्छा, अब देखो इसके बारे में हमें यहाँ पर क्या बोल रखा है। पहले तो हमें AS1 करके बोलना पड़ेगा कि AS1 ये मैंने लिया हुआ है यहाँ पर आंसर, ठीक है। पहले हमें बोलना पड़ेगा एज पर AS1 एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉइंट में ही चेंज इन पॉलिसीज दिख रहा है। एक तो दिख रहा है कि हम लोग वर्क्स कॉस्ट में वैल्यू करेंगे प्राइम कॉस्ट की जगह, ठीक है, और दूसरा जो है हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन को कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई भी चेंज अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी में करते हैं, फिर वही वाला बात जो मैंने स्टार दिलवा दिया था कि ये तुम लोग को याद कर लेना है, ये लिखना पड़ेगा हमेशा, ये देखो। तो यहाँ पर वही दिया है, has a material effect in the current period or which is reasonably expected to have material effect in later period should be disclosed। तो चाहे current period में इसका impact आए या later period में, वो हमें disclose करना है। In case of change in accounting policy which has a material effect in current period, the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should be disclosed to the extent ascertainable। मतलब current financial year में जितने amount से ये effect होगा चेंज होने की वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी, जितना अमाउंट असर्टेनेबल है उतना हमें बताना पड़ेगा। वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, अगर असर्टेनेबल नहीं है होल्डली और इन पार्ट, द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड या इंडिकेटेड अकॉर्डिंग द नोट्स ऑन अकाउंट शुड प्रॉपर्ली डिस्क्लोज द चेंज एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। मतलब सीधा बात है, ये जो मैंने लिखा है इसी को पढ़ लो, पढ़ने के बाद हमेशा ये स्टार्टिंग में लिखोगे तो काम बन जाएगा। अब जो दो पॉइंट बोला था उसके लिए डिस्कशन देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, इसका एक पॉइंट दिया है क्या? नहीं, ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इट एट प्राइम कॉस्ट। मतलब प्राइम कॉस्ट के बदले फैक्ट्री कॉस्ट में वैल्यू किया जाएगा, एज वाज द प्रैक्टिस टिल लास्ट ईयर। प्राइम कॉस्ट वाला जो रूल्स था, जो प्रैक्टिस था, वो लास्ट ईयर तक ये लोग फॉलो कर रहे थे। दिस हैज बीन डन to take cognizance of the more capital intensive method of production or account of heavy capital expenditure during the year. As a result of this change, the year end inventory has been valued at 50 crore and the profit for the year increased by 20 crore। मतलब सीधा इतना बोल सकते हो कि अगर हम लोग अपने स्टॉक को जिस पे वैल्यू कर रहे हैं, जो भी प्राइम कॉस्ट से वर्क्स कॉस्ट हो या वर्क्स कॉस्ट से प्राइम कॉस्ट हो, ठीक है, तो पहले जो 30 करोड़ था वो 50 करोड़ दिखेगा। तो अगर स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कितने से? 20 करोड़ से, जितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर वही चीज बता रखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज द ईयर एंड इन्वेंट्री हैड बीन वैल्यूड 50 करोड़ एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज इंक्रीज्ड बाय 20 करोड़। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। फिर और एक पॉइंट बता रखा था इन्होंने, और एक क्या बताया था,
और बोल रखा था कि ये लोग चाहते कि अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को 10 करोड़ से कम करेंगे। अब देखो इस बारे में क्या बोला है, द कंपनी हैज डिसाइड टू प्रोवाइड 10 करोड़ फॉर द परमानेंट डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज टेक प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years। 5 साल से जो इन्वेस्टमेंट इनके पास पड़ा हुआ था उसको ये लोग 10 करोड़ से परमानेंटली कम करना चाहते हैं इसके वैल्यू को। द प्रोविजन सो मेड हैज रिड्यूस द प्रॉफिट डिस्क्लोज इन द अकाउंट्स बाय 10 करोड़। अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो 10 करोड़ से जितने से ये लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे उतने से प्रॉफिट जो है कम दिखेगा। ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, ये लोग जो है एक रूल्स ले रहे हैं कि हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो 10 करोड़ से प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो 10 करोड़ से प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला जो बोला था ना, देखो अगर हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट में वैल्यू कर रहे हैं रेदर देन प्राइम कॉस्ट, तो बोल रहा है दिस हैज बीन डन टू टेक ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन द अकाउंट ऑफ हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। तो बोल रहा है इस साल ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने ये मेथड लिया है। तो ये एक एजम्पशन लिया है, ठीक है, कि ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ होगा इस वजह से इन्होंने ये मेथड लिया है। जैसे हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक एजम्पशन लिया ना कि क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, तो देखो ताकि बेटर कंजम्पशन जो है वो रिफ्लेक्ट करे, तो वैसे ही यहाँ पर बोला है कि ये लोग वर्क्स कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट में, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट से प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट में जो ये लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, तो उसका एक मतलब रीजन एज्यूम करके दिखाया है कि देयर हैज बीन डन टू टेक, ये इसीलिए किया है ताकि कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ये लोग फॉलो कर सके, और हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हो रहा है तो ड्यूरिंग द ईयर अगर हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन कट गया है, इलास्ट्रेशन 3। इलास्ट्रेशन 3 का क्वेश्चन हट गया है यहाँ पर। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ये, XYZ कंपनी is engaged in business of financial service and it undergoing टाइट लिक्विडिटी पोजीशन। तो बोल रहा है कि ये कंपनी जो है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड का काम करती है, लेकिन इसका लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा नहीं चल रहा है। सिंस मोस्ट लिक्विडिटी मतलब इसके पास कैश नहीं है, कैश क्रंच चल रहा है। Since most of the asset of the company are blocked in various claims, petitions in a special court, बोल रहा है, और इनका जो एसेट भी मतलब एसेट बेच के तो कोई चाहे तो पैसा बना सकता है ना, मतलब लिक्विडिटी ठीक कर सकता है, बट बोल रहा है इनका जो एसेट वगैरह है ना ये किसी ना किसी कारण से ब्लॉक हो रखा है, मतलब मॉर्गेज जैसा हो रखा होगा किसी क्लेम के अगेंस्ट में, ठीक है, किसी पिटिशन के अगेंस्ट में कोर्ट के पास। तो बोल रहा है XYZ has accepted inter corporate deposit and it's making its best effort to settle the dues। तो XYZ क्या चाहता है, XYZ बोल रहा है कि हम लोग इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लेने के लिए रेडी हैं, और हम लोग एंड इट इज मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट टू सेटल द ड्यूज, और जो ड्यूज है उसे हम लोग सेटल करने के लिए कोशिश करेंगे। देयर वेर क्लेम एट वेरिड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो क्लेम जो भी है ना उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। फ्रॉम लेंडर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द ICDs टू द date of repayment, the company has provided interest as per terms of the contract till the due date, and a note for non-provision of interest on the due date to date of repayment was affected in the financial statement। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि एक कंपनी है जिसके पास ना लिक्विडिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है, लिक्विडिटी अच्छा नहीं है मतलब कैश का बहुत क्रंच है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने
इन्होंने क्या किया है बोल रहा है, और इनका देखो इनके पास जो एसेट है ना, वो एसेट को भी ये लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या हो रखा है, मतलब कोई ना कोई क्लेम या कुछ जो है इंक्लूडेड है, मतलब कोर्ट में कुछ मॉर्टगेज है या कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, आईसीडी से जो है, मतलब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट से जो है पैसा जुगाड़ करके बोल रहा है कि हम लोग अपना लोन जो है उसे सेटल करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा ड्यूज है उसे सेटल करने का कोशिश करेंगे, और इनका जो क्लेम है ना वो अलग अलग है, ठीक है, मतलब जो भी ड्यूज दिख रहा है उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो सारे अलग अलग है। द कंपनी हैज प्रोवाइड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से इन्हें जो है अपना पेमेंट करना पड़ेगा। A note for non-provision of interest on the due date to date of repayment was affected in the financial statement। इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाया है, ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ रीपेमेंट तक का इम्पैक्ट दिखाया। ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटीज एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन एट प्रेजेंट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कंपनी कंसिडर्स दैट these claims are in the nature of claim against the company not acknowledged as debt, and the same has been disclosed by way of a note in the accounts instead of making a provision in the statement of profit and loss account। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है, देखो ये क्या बोला है यहाँ पर, यहाँ पर अगर इस चीज को हम लोग बोले तो ये ऐसे दिखा रहा है, ड्यू डेट से लेके रीपेमेंट डेट तक, ड्यू डेट से लेके रीपेमेंट डेट तक जो है वो दिखा दिया है इन्होंने, ठीक है, मतलब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया है, ठीक है, कि किसको कितना देना है, जिसका जितना भी क्लेम है किसको कितना देना है ये इन्होंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। लेकिन ये देखो क्लेम्स कहाँ चला गया, ये वाला, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, claims against the company not acknowledged as debt, and the same has disclosed by way of note in the accounts instead of making a provision in the statement of PL। but जो क्लेम्स इसके बाद जनरेट हुआ है, ठीक है, वो क्लेम को इन्होंने क्या दिखा दिया है, बोल रहा है कि इन्होंने फुट नोट में दिखा दिया है ना, मतलब नोट के हिसाब से दिखा दिया है बाकी क्लेम्स को, ठीक है, ड्यू डेट से लेके रीपेमेंट डेट, मतलब यहाँ पर देखो ये एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बोल रहा है कि द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग हुआ एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जितना इंटरेस्ट रेट वगैरह बोला हुआ था टिल द ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट तक, till the due date, and a note for non provision of interest on the due date to date of repayment was affected in the financial statement। but financial statement में किस बात का कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है, बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट, ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ रीपेमेंट तक, ठीक है, उसके लिए कोई प्रोविजंस नहीं बनाया गया है, उसे नोट्स में लिख दिया गया है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर नोट बना दिया गया है, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है, नॉन प्रोविजन। ड्यू डेट से लेके रीपेमेंट, मतलब लोन का एक रीपेमेंट डेट होगा ना, तो उतने दिन का भी तो हमारा इंटरेस्ट जो है एक्रू हो रहा होगा, ड्यू हो रहा होगा, तो उसका कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया। ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटीज बोल रहा है कि क्योंकि अनसर्टेनिटीज है एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट, बोल रहा है हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कितना अमाउंट होगा, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन, बोल रहा है कोई स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशंस भी नहीं है एट प्रेजेंट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से the company considered that these claims are in the nature of claims against the company not acknowledged as debt। बोल रहा है ये कंपनी एज अ डेप्ट बोल के दिखाई नहीं रही है, एंड द सेम हैज बीन डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ नोट टू इन द अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए प्रोविजन इन द पीएल, पीएल में प्रोविजन नहीं करके इन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में ये चीज को दिखा दी, मतलब बेसिकली बोल सकते हो इसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया।
कंटिंजेंट लाइबिलिटी। लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज फ्यूचर में अगर हो तो हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन मैंने अगर लोन लिया है तो फ्यूचर में तो मेरा लाइबिलिटी क्रिएट होगा ही होगा। ऐसा थोड़ी कोई ऑप्शन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। स्टेट वेदर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज करेक्ट और नॉट। हमें बताना है कि कंपनी ने करेक्ट ट्रीटमेंट किया है या नहीं किया है, ठीक है, ये बताना है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर है मेरा आंसर, तो बोल रहा है एज पर AS1, देखो एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी रिकॉग्नाइजेस प्रूडेंस एज वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जब भी हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट करते हैं तो प्रूडेंस जो है वो हमारा एक मेजर जो है इम्पैक्ट लाता है। इन व्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू फ्यूचर इवेंट, प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड बट रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड, दो नॉट नेसेसरीली इन कैश। बोल रहा है कि अगर हमारा कोई फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर इवेंट से जुड़ा हुआ कोई अनसर्टेनिटी है, तो प्रॉफिट्स जो है वो कभी भी हम लोग प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते, प्रॉफिट को एंटिसिपेटेड नहीं कर सकते। मतलब ये यहां से यहां तक क्या बता रहा है, व्हाट इज प्रूडेंस, वो बता रहा है, ठीक है, कि प्रूडेंस क्या होता है, प्रूडेंस फॉलो करने का मतलब क्या होता है। तो बोल रहा है कि अगर फ्यूचर में कोई इवेंट्स होने वाला है जिसके साथ हमारा कोई अनसर्टेनिटी अटैच्ड है, वो और प्रॉफिट जो एंटिसिपेटेड है बट रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन रियलाइज, बोल रहा है प्रॉफिट जब रियलाइज्ड होगा तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, एंटिसिपेटेड वे में नहीं कर सकते हैं। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लाइबिलिटीज एंड लॉसेज इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बोल रहा है कि हमें हर तरीके का नोन लाइबिलिटीज और लॉसेस का प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, चाहे हमें उसका अमाउंट डिटरमाइन करने में कितना भी प्रॉब्लम हो रहा हो क्यों ना। क्योंकि जैसे देखो हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करते हैं तो एस्टिमेटेड वे में ही तो करते हैं ना, तो फ्यूचर में मुझे पता है मेरा कुछ ना कुछ बैड डेट होगा तो मेरा नॉन लाइबिलिटी या लॉस हो गया, इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो हम एग्जैक्टली तो डिटरमाइन नहीं कर पाते ना कि मेरा कितना लॉस होगा, फिर भी तो विथ सर्टेनिटी एंड रिप्रेजेंट्स ओनली ए बेस्ट एस्टिमेट इन लाइट ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो मैंने बोला कि हम लोग जो प्रोविजन क्रिएट करते हैं 5% 2%, तो ये एस्टिमेटेड वे में करते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो बेस्ट एस्टिमेटेड वे होगा उतने परसेंटेज के अकॉर्डिंग, मतलब उतने अमाउंट से हमें जो है प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला है देखो, also as per AS1 accrual is one of the fundamental accounting assumption। और accrual basis क्या होता है, एक fundamental accounting assumption होता है irrespective of the term of the contract so long as the principal amount of loan is not repaid। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिनों का हो, सो लॉन्ग एज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट रिपेड। बोल रहा है जितने दिन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं हो रहा है, द लेंडर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन डिसएडवांटेजेस पोजीशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन रेस्पेक्टिव ऑफ ओवर ड्यू अमाउंट। बोल रहा है देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर हम लोग एक्रूअल बेसिस पे ध्यान दें, एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हो गया कि मेरा एक्सपेंसेस एक्रू हो चुका है, मतलब मुझे पे करना पड़ेगा, चाहे अभी हो चाहे फ्यूचर में हो। तो बोल रहा है एक्रूअल बेसिस जो फंडामेंटल एजम्पशन है वो हमें क्या बोल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सो लॉन्ग एज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट रिपेड। जितने दिन प्रिंसिपल अमाउंट लोन का पे नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म कितना भी जैसा भी हो, ठीक है, द लेंडर मतलब जिसने लोन लिया है कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन ए डिसएडवांटेजेस पोजीशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवर ड्यू अमाउंट। बोल रहा है कि हम लोगों ने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये नहीं मान सकते ना कि हमें देना नहीं पड़ेगा। देखो द लेंडर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन ए डिसएडवांटेजेस पोजीशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवर ड्यू अमाउंट, ठीक है, ओवर ड्यू अमाउंट का इंटरेस्ट अगर पे नहीं कर रहा है तो फिर इसका मतलब नहीं किया है तो क्या हुआ, एक्रू तो हुआ है, तो फ्यूचर में तो पे करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है फ्रॉम द एफोरसेड इट इज अपरेंट दैट द कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ ओवर ड्यू इंटरेस्ट। भले ही ना पे किया हो तो बट उसका ऑब्लिगेशंस तो जनरेट हो ही रहा है कि उसे पे करना पड़ेगा। इन दिस सिचुएशन द कंपनी शुड प्रोवाइड फॉर द लाइबिलिटी सिंस इट इज नॉट वेव्ड बाय द लेंडर। अब देखो लोन वाले ने अगर मुझे बोल दिया होता तुम्हें ये नहीं पे करना पड़ेगा तब बात अलग है, लेकिन जब तक मुझे ये नहीं बताया गया है कि तुम्हारा लाइबिलिटी फॉरगो किया जा रहा है, वेव्ड किया जा रहा है, तब तक तो वो मेरा लाइबिलिटी है, चाहे हम पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इन दिस सिचुएशन द कंपनी शुड प्रोवाइड फॉर द लाइबिलिटी एट एन अमाउंट एस्टिमेटेड और ऑन रीजनेबल बेसिस बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केसेस। बोल रहा है कि
तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड वे में या फिर रीजनेबल बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल बेसिस पे जो फैक्ट्स है उसको ध्यान में रखते हुए, रीजनेबल बेसिस पे सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. हाउएवर इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरड्यू इंटरेस्ट अमाउंट्स व्हिच आर सेटल्ड, द लाइबिलिटी शुड बी accrued to the extent of amount settled. Non provision of the overdue interest liability amount to violation of the accrual basis. कि अगर हम लोग बोलेंगे कि जो मेरा ओवरड्यू अमाउंट है इंटरेस्ट का, ठीक है, उसका हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो फिर एक्रूअल बेसिस को हम लोग वायलेट कर रहे हैं. देयरफॉर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट इज नॉट करेक्ट. तो ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ रीपेमेंट तक का ये इन्होंने जो कंटिजेंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं कर सकते, तब तो एक्रूअल बेसिस ही ब्रेक हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता है. हमें एस्टिमेटेड वे में अगर हम लोग अमाउंट को इजीली असर्टेनेबल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, रीजनेबल बेसिस पे फैक्ट सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है ऑब्लिगेशंस क्योंकि हमारा जनरेट हो ही रहा है तो फिर हमें उसका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा. हम लोग इसे जो है ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये ड्यू डेट से लेकर रीपेमेंट डेट तक का जो अमाउंट है उसको हम लोग जो है फुट नोट में दिखा देंगे, इसको भी हमें पीएल में दिखाना पड़ेगा. देयरफॉर द ट्रीटमेंट, ये गलत बोला है कि ट्रीटमेंट जो कंपनी ने किया है उसका मतलब वो सही नहीं किया है. तो क्या बोला था, देखो पहले तो यहाँ पर प्रूडेंस नेचर क्या है वो बता दिया था, ठीक है. फिर बोला एक्रूअल बेसिस जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन irrespective of the term of the contract, so long as the principal amount of loan is not repaid, the lender cannot be replaced in a डिसएडवांटेजेस पोजीशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरड्यू अमाउंट. तो लेंडर जो है मतलब जिसने लोन दिया है, ठीक है, उसको हम लोग डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं दे सकते हैं फॉर नॉन पेमेंट. हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे तो फिर जिसने लोन दिया उसके लिए तो लॉस है, बोल रहा है ऐसा हम लोग नहीं कर सकते. फ्रॉम द एफोर्सेड इट इज अपरेंट दैट द कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन, कंपनी का ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है ऑन अकाउंट ऑफ ओवरड्यू इंटरेस्ट. जो इंटरेस्ट ओवरड्यू हुआ है उस वो उसे देना ही पड़ेगा. इन दिस सिचुएशन द कंपनी शुड प्रोवाइड लाइबिलिटी, ठीक है, एट एन अमाउंट. जो लाइबिलिटी कितने का रिकॉर्ड करेगा, एस्टिमेट करेगा अमाउंट को रीजनेबल बेसिस पे या फिर फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए. हाउएवर इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरड्यू इंटरेस्ट अमाउंट व्हिच आर सेटल्ड, द लाइबिलिटी शुड बी accrued to the extent of amount टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट सेटल्ड. बोल रहा है जितना सेटल्ड हो गया है, ठीक है, जो नहीं हुआ उसके लिए तो हमें लाइबिलिटी दिखाना ही पड़ेगा, मतलब प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा. तो नॉन प्रोविजन जो हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, नॉन प्रोविजन फॉर द ओवरड्यू ऑफ द इंटरेस्ट लाइबिलिटी अमाउंट जो है वो फिर एक्रूअल बेसिस को वायलेशन कर रहा है, ठीक है, एक्रूअल बेसिस का वायलेशन कर रहा है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओवरड्यू अमाउंट पे भी जो है जितना इंटरेस्ट हो रहा है वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम लोग का एमसीक्यू आ रहा है. देखो एमसीक्यू में क्या बोला है, और वैसे भी और एक चीज भी देखो, अगर हम लोग ये प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना तो हमारा प्रॉफिट भी गलत दिखेगा, क्योंकि प्रोविजन क्रिएट करने से प्रॉफिट कम दिखता है, मतलब सही दिखेगा. अगर हम लोग ये नहीं क्रिएट करेंगे तो हम लोग का प्रोविजन ओवर सॉरी प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड दिखेगा. तो ये पॉइंट भी तुम लोग ऐड कर सकते हो. अच्छा, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंसिडरेशन इन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. जब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करते हैं तो कौन सा मेजर कंसिडरेशन नहीं है, प्रूडेंस नेचर, मेटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कंपेरेटिबिलिटी. बोलो कौन सा सही आंसर है कि जब हम लोग कंसिडर करते हैं या सिलेक्ट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को, कौन सा हमारा जरूरत का नहीं है इसमें से, ए बी सी डी. ये तो कॉपी देख के बता सकती हूँ, मेरे हिसाब से बताना चाहिए ये तीन चीज फॉलो करते हैं. हाँ, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, कंपेरेटिबिलिटी, मतलब ऑप्शन बी. अच्छा, फिर सेकंड में बोला है एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री अफेक्ट्स व्हिच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स द मोस्ट. तो बोल रहा है कि सेम इंडस्ट्री में काम करने वाली दो कंपनी अगर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है तो बोल रहा है सबसे डिफिकल्ट क्या हो जाता है, कंपेरेटिबिलिटी, रेलिवेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन या रिलायबिलिटी. किस चीज का फॉलो नहीं हम लोग कर पाएंगे, मतलब क्या चीज फॉलो करने में दिक्कत होता है. सेम कंपेरेबिलिटी, हाँ,
तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि सेम इंडस्ट्री में है तो फिर कंपैरिजन चाहिए होता है, हम लोग जरूरत पे कंपैरिजन करना चाहते हैं। लेकिन मान लो कि ए और बी दो इंडस्ट्री, मतलब दो और कंपनी है जो कि सेम इंडस्ट्री में काम करी, बट ये फीफो फॉलो करता है, वो वेटेड एवरेज, तो फिर कंपेयर करने में हमें दिक्कत होगा। तो टू का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्या बोला है, थर्ड नंबर में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट be correct in relation to disclosure to be made in the financial statement after making a change in the accounting policies। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ के देखते हैं ये 4 पॉइंट क्या क्या बोला है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने को लेके आफ्टर मेकिंग एनी चेंज। अच्छा, अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो उसका डिस्क्लोज होता है उसके बारे में यहाँ पर कुछ कोई एक स्टेटमेंट है जो गलत बोला हुआ है। तो पढ़ के देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ए पढ़ के देखते हैं, बोल रहा है कि एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज ए मेटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ये तो सही है, ये तो गलत नहीं है कि अगर मेटेरियल इफेक्ट है तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज should be disclosed to the extent ascertainable, where such amount is not ascertainable wholly or in part the fact should be indicated। ये भी सही है कि अगर wholly या partly हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो उस फैक्ट को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ए बी तो सही है। सी में देखते हैं, if a change is made in the accounting policy which has no material effect on the financial statement for the current period but which is reasonably expected to have a material effect in later period, the fact of such change should be appropriately disclosed in the period in which the change is adopted। ये भी सही है कि अगर हमारा इस पीरियड में नहीं है, दूसरे पीरियड में है, तो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आंसर तो डी होना चाहिए। फिर पढ़ के देखते हैं, if a change is made on accounting policy which has material effect on the financial statement for the current period and is reasonably expected to have material effect in later period, the fact of such change should be appropriately disclosed only in the later period, that is years next to the year in which the change is adopted। नहीं, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर अगर इसका इम्पैक्ट आएगा तो नेक्स्ट ईयर हमें हमें इस चीज को डिस्क्लोज करना है, ऐसा नहीं है। हमें अभी डिस्क्लोज करना है कि ये बताते हुए कि नेक्स्ट ईयर में इसका इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर फैक्ट ऑफ सच चेंजेस इन लेटर पीरियड शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज इन करेंट पीरियड। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो उल्टा ही बता रखा है, तो आंसर फिर हम लोग का ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जैसे बोला है व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये मैंने लिखवा दिया, अकाउंटिंग एजम्पशन हम लोग का क्या क्या है। तो ये देखो, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस, ये ही बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला है हाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन प्रेस्क्राइब द मैनर इन विच द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द एंटिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो ये देखो, ये बता दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि अकाउंट AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ले डाउन द मैनर इन विच द अकाउंटिंग पॉलिसी हैव टू डिस्क्लोज व्हिच इज स्टेट एज अंडर। बोल रहा है किस तरीके से पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना चाहिए, ये बता दिया। टू एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज नेसेसरी दैट ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज। तो बोल रहा है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट किए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर या प्रेजेंट करने के लिए, वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सच डिस्क्लोज शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल द डिस्क्लोजर शुड बी मेड एट वन प्लेस इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैटर्ड ओवर सेवरल स्टेटमेंट शेड्यूल्स एंड नोट्स। अलग अलग नोट्स शेड्यूल्स में नहीं दिखाना चाहिए, हमें सारे डिस्क्लोजर को एक ही जगह पे दिखाते जाना, मतलब लाइन बाय लाइन एक ही जगह पे दिखाते जाना चाहिए। तो ये अगर थियोरेटिकली पूछे तो हमें ये आंसर देना पड़ेगा। तो ये भी मेरा लिख पाया हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो बोल रहा है पहला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption underline the preparation and presentation of financial statement. They are usually specifically state because their acceptance and use are not assumed। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, मतलब गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और प्रूडेंस, ठीक है, अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड। ये हमेशा स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट एज्यूम्ड।
क्या ये बात सही है? क्योंकि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, तो फिर नॉट एज्यूम कैसे हो? कहाँ चला? ये रहा। ये रहा। ठीक है। तो ये तो खुद ही तो बोल रहा है कि अकाउंटिंग एजम्पशन है, तो देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट एज्यूम्ड। क्या इसका यूज और एक्सेप्टेंस हम लोग एज्यूम नहीं करते हैं इस वजह से? नहीं, ये तो गलत बोला है ना, तो ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब AS1 जो है, सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो हम लोग फॉलो करते हैं फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बोल रहा है दे आर यूजुअली नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड। ये हमें बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। ये तब बोलने का जरूरत पड़ता है अगर हम लोग इसे डिस्क्लोज नहीं कर रहे, सॉरी, इसे फॉलो नहीं कर रहे, तब डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर फॉलो कर रहे हैं तो डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इफ फॉलोड, डिस्क्लोजर इज रिक्वायरमेंट व्हेन दे आर फॉलोड। तो यहाँ पर बोल रहा है दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड। ये नॉर्मली हमें बताना पड़ता है बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट एज्यूम्ड, क्योंकि ये इसका यूज और एक्सेप्टेंस एज्यूम्ड नहीं है। नहीं, ये एज्यूम्ड है कि लोग ये तीन चीज फॉलो करते हुए ही चल रहे हैं। तो अगर कोई ये फॉलो करता है तो कुछ नहीं बताना पड़ता है, लेकिन अगर फॉलो नहीं करता है तो बताना जरूरी होता है। यहाँ पर वही बोला है। ठीक है। देख लो, बोल रहा है सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर यूजुअली नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड। इसके बारे में हमें अलग से बताना नहीं पड़ता बिकॉज इसका एक्सेप्टेंस एंड यूज जो है वो एज्यूम्ड होता है। डिस्क्लोजर तब जरूरी होता है अगर ये हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है। फिर 6 का 2 देखो, बोल रहा है if fundamental accounting assumption are not followed in preparation and presentation of financial statement, a specific disclosure is not required. false, अभी बोला कि अगर हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो हमें जरूर से ये डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ये फॉलो करने पे एज्यूम होता है कि ये फॉलो हो रहा है, तो फिर डिस्क्लोज नहीं करना होता है। तो बोल रहा है फॉल्स, एज पर AS1 if the fundamental accounting assumption, going concern, consistency and accrual are followed in financial statement, specific disclosure is not required. If a fundamental accounting assumption is not followed, the fact should be disclosed. मतलब 1 और 2 सेम बात पे ही दिया था। थर्ड नंबर पे बोल रहा है कि all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statement should form part of the financial statement. ये financial statement का ही पार्ट होता है जो प्रिंसिपल या पॉलिसीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर प्रेजेंट करने के लिए। सही है, ट्रू। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि टू एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज नेसेसरी दैट ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज। द डिस्क्लोजर ऑफ द significant accounting policies as such should form part of the financial statement and they should be disclosed in one place. तो यही बताया कि ऑब्वियसली डिस्क्लोज होना चाहिए जो भी हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। द डिस्क्लोजर ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉलिसीज एज सच शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है और इसे हमें एक ही जगह पे डिस्क्लोज करना पड़ता है, एट वन प्लेस। ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या बोला है, any change in accounting policy which has a material effect should be disclosed whether the amount by which any item in the financial statement is affected by such change is not ascertainable wholly or in part, the fact need not to be indicated. गलत। अगर हम लोग अमाउंट डिस्क्लोज, अमाउंट आइडेंटिफाई या असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो बोल रहा है ये फैक्ट, तो फिर उस फैक्ट को हमें डिस्क्लोज या इंडिकेट नहीं करना पड़ता। नहीं, ऐसा बात नहीं है। चाहे हम लोग अमाउंट आइडेंटिफाई कर पाए, नहीं कर पाए, पार्टली कर पाए, फुल्ली कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फैक्ट को डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा कि अमाउंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और अगर अमाउंट आइडेंटिफाई करते हैं तो उस अमाउंट को डिस्क्लोज कर देना पड़ता है। तो वही बोला होगा, देख लो। Any change in accounting policy which has a material effect in current period or which is reasonably expected to have material effect in later period should be disclosed. Where such amount is not ascertainable wholly or in part, the fact should be indicated. तो अगर हम लोग बाई चांस अमाउंट असर्टेन नहीं कर पा रहे तो वो फैक्ट को हमें डिस्क्लोज कर देना है यूजर्स को कि हम लोग ये आइडेंटिफाई अमाउंट नहीं कर पाए। ठीक है।
फिर 7th नंबर में क्या बोला है देखते हैं। 7th नंबर में बोला है गिव एग्जांपल ऑफ एरियाज वेयर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एडॉप्टेड कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइज, वुड देयर बी एनी एडवाइस impact due to the adoption of different policies, and if yes, how does IAS 1 seek to address such issues। अच्छा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमें एग्जाम्पल देना है ऑफ एरियाज वेयर अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइज। अलग अलग एंटरप्राइज अगर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को एडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या कोई एडवर्स इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग पॉलिसीज ले रहे हैं। अगर आएगा तो फिर IAS 1 के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो पढ़ के देख लेते हैं। देखो इसका आंसर दिया हुआ है, क्या बोला है। बोल रहा है कि there are various areas where different accounting policy could be adopted by different entity। अलग अलग entity अलग अलग accounting policy choose कर ही सकता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम SLM कर रहे हैं तो बाकियों को भी SLM करना है। Within the same industry, same industry के अंदर भी ऐसा होता है। An entity may choose to value its inventory using FIFO, whereas another may choose value the same using weighted average। तो सेम स्टॉक है, क्योंकि सेम इंडस्ट्री में काम कर रहा है, बट कोई FIFO यूज कर रहा है, कोई weighted average यूज कर रहा है। While an entity is free to choose its accounting policy as long as in the financial statements reflects a true and fair view of the state of affairs of the enterprise as at balance sheet date and the profit or loss of the period ended, the application of different accounting policies by different entity affects the comparability of the financial statement of such entities by stakeholders, analysts, investor, etc। मतलब क्या बोला है, यहाँ से यहाँ तक देखो, सिंपल बोल रहा है कि अगर एंटिटी के पास ये फ्रीडम है कि वो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर सकता है, जो कि है एज लॉन्ग एज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है उस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर सकता है, ठीक है, इन व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एज एट द बैलेंस शीट डेट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंडेड, द एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। बोल रहा है जब ईयर एंड आता है, बैलेंस शीट बनता है, PL बनता है, तो क्योंकि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट हो रहा है अलग अलग एंटिटीज के तरफ से, तो कंपेरेटिबिलिटी इंपैक्टफुल हो जाता है कि भाई सेम इंडस्ट्री है बट अलग अलग पॉलिसीज ले रखा है, तो फिर हम लोग कंपेयर आसानी से नहीं कर पाते हैं। और कौन नहीं कर पाता है, यूजर्स। और यूजर्स कौन होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टेक होल्डर होता है, एनालिस्ट होता है, इन्वेस्टर होता है। To mitigate the loss of the comparability, accounting standard 1 disclose of accounting policy requires disclosure of significant accounting policy as a part of the financial statement। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है कि कंपैरेटिबिलिटी लाने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर रहे हो उसको डिस्क्लोज करो। तो फिर हम लोग कंपनी तो फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी देख के बताओ मुझे कौन कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर रहा है, ठीक है, वो हमें अगर डिस्क्लोजर में दिख जाए कि हाँ ये इसने FIFO यूज किया है, उसने वेटेड एवरेज, इसने SLM, उसने WDV यूज किया है, ठीक है, अगर ये चीज हमें पता चल जाए, ठीक है, वो कहाँ से पता चलेगा, जो हम लोगों ने डिस्क्लोजर बनाया होगा कि हम लोगों ने ये अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज कर रखा है, तो फिर हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। दिस वुड हेल्प यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी फॉलोड बाय द डिफरेंट एंटिटीज, particularly if they belong to the same industry, and make a correct analysis of each entity resulting in more informed decision making। तो बोल रहा है कि अगर डिस्क्लोजर में हमें दिख जाए ना कि क्या क्या पॉलिसीज है क्या नहीं है, तो फिर कोई भी यूजर्स के लिए वो आसान हो जाएगा कि वो आराम से जो है एनालिसिस कर सकता है, ठीक है, और डिसीजन भी ले सकता है। जैसे इन्वेस्टर को डिसीजन लेना होता है कि इस कंपनी में पैसा लगाए ना लगाए, स्टेक होल्डर को डिसीजन लेना होता है शेयर होल्ड कर रखे ना रखे, एनालिस्ट को रिपोर्ट जनरेट करना होता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब ये 8th नंबर 12th बोलने जा रहे थे गलती से। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है ABC Limited was making provision for non-moving inventories based on issues for the last 12 months up to 31st March 2001. The company wants to provide during the year ended based on the technical evaluation. Total value of inventory, provision required based on 12 months issues, provision required based on technical evaluation. Does the amount to change in accounting policy? Can the company change the method of provision? अच्छा, तो बोल रहा है कि ABC Limited ने क्या किया है, एक प्रोविजन बनाया है फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज, जो कि बेस्ड है, कितना प्रोविजन जो क्रिएट क्यों हुआ है, बोल रहा है बेस्ड ऑन द इश्यूज फॉर द लास्ट 12 months अप टू 31st March।
2001, ठीक है। तो कुछ इश्यूज था, उसके वजह से इन्होंने प्रोविजन बना रखा है। तो प्रोविजन जो बना रखा है, तो स्टॉक का वैल्यू है 100 लाख, प्रोविजन जो है 12 मंथ्स के इश्यूज के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है 3.5 लाख, बट टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से 2.5 लाख। तो डज दिस अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज? क्या हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करना चाहिए? कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन? क्या कंपनी को मेथड ऑफ प्रोविजन चेंज करना चाहिए? चलो देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। बोल रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ कंपनी may require that provision for non of estimating the amount of provision may be changed in case of more prudent estimate can be made। बोल रहा है कि अगर हमें सही तरीके से एस्टिमेट करना है तो हम लोग अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को जरूरत पे क्या कर सकते हैं, सॉरी प्रोविजंस को जरूरत पे चेंज कर सकते हैं। तो यही बोला है, देखो अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ ए कंपनी में रिक्वायर दैट प्रोविजंस फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री शुड बी मेड। तो बोल रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है कंपनी का, उसमें ऐसा जरूरत हो ही सकता है कि हमें प्रोविजन बनाना हो, जैसे हम लोग डेटर पे बनाते हैं, तो वो तो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हमें जरूरत है कि प्रोविजन बनाए। द मेथड ऑफ एस्टिमेट, कितना एस्टिमेट करे प्रोविजन, क्योंकि वहां अमाउंट लेके तो इश्यूज हो रहा है ना। तो बोल रहा है कि मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट, जो अमाउंट हम लोगों ने एस्टिमेट किया है जो, और उसके हिसाब से जो प्रोविजन सोचा है, उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं अगर हमें मोर प्रूडेंट तरीके से अपना प्रोविजन को एस्टिमेट करना है। तो द डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन डज नॉट अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बोल रहा है कि अगर टेक्निकल इवैल्यूएशन के थ्रू से किया गया है तो बोल रहा है कि इसमें हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो बोल रहा है इन द अबव केस कंसीडरिंग द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री द चेंज इन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोविजन ऑफ नॉन मूविंग इन्वेंट्री फ्रॉम 3.5 लाख टू 2.5 लाख इज ऑल्सो नॉट मेटेरियल। तो बोल रहा है देखो अगर हम लोग टेक्निकल बेसिस पे करते हैं तो 3.5 लाख से 2.5 लाख में चेंज हो जाएगा। मतलब कितना चेंज होगा? 1 लाख का चेंज बोल रहा है, ठीक है, 1 लाख का चेंज बोल रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है कंसिडरिंग द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अगर टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री देखा जाए तो चेंज बहुत ही इमेटेरियल है। कैसे पता चलेगा? देखो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना है? 100 लाख, ठीक है। उसमें हम लोग चेंज कितना कर रहे हैं? 1 लाख। तो 1 लाख में 100 मतलब 1%। तो 1% नॉर्मली मेटेरियल नहीं होता है ना, 1% तो बहुत ही कम अमाउंट हो गया। तो बोल रहा है कि ये चेंजेस जो है वो इमेटेरियल है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। द डिस्क्लोजर कैन बी मेड फॉर सच चेंज इन द फॉलोइंग लाइंस बाय वे of notes to the accounts in the annual account of ABC Limited for the year 2001-2002। तो बोल रहा है कि इसके लिए ये लोग क्या कर सकते हैं? डिस्क्लोजर दे सकते हैं। कैन बी मेड फॉर सच चेंज, जो चेंज ये लोग करना चाहते हैं, इन द फॉलोइंग लाइंस बाय वे ऑफ नोट्स, नोट्स देके जो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वहां पर नोट्स टू अकाउंट्स में इस चीज को ये लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं। द कंपनी हैज प्रोवाइड फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर्स had the same method been followed as in the previous year, the profit for the year ended corresponding effect on the year end net asset would have been lower by 1 lakh। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है देखो, कंपनी जो नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज पे प्रोविजन क्रिएट कर रही है टेक्निकल इवैल्यूएशन को फॉलो करके या उसके बेसिस पे प्रीसीडिंग ईयर में जैसे करती थी, तो बोल रहा है हैड द सेम मेथड बीन फॉलोड एज इन द प्रीवियस ईयर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द ईयर एंड नेट एसेट वुड हैव बीन लोअर बाय 1 लाख। तो अगर कंपनी टेक्निकल एस्टिमेट के जगह ये करती है 12 मंथ्स, मतलब करेंटली जो 12 मंथ्स का इशू है उसके हिसाब से ये लोग सोच रहे हैं 3.5 लाख करेंगे, नहीं तो ये लोग तो टेक्निकल इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 2.5 लाख ही करते थे, क्योंकि ये तो करेंट चेंजेस है। बोला ना कि करेंटली 12 मंथ्स का इश्यूज की वजह से इन्होंने ये किया। अगर ये चेंज कर देते हैं तो 1 लाख का इम्पैक्ट आएगा। तो 1 लाख से हम लोगों का क्या हो जाएगा? अगर 3.5 लाख करते 2.5 लाख से, तो 1 लाख से हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। प्रोविजन ज्यादा क्रिएट होगा तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम होगा तो हम लोग का प्रॉफिट भी 1 लाख से कम हो जाएगा। तो हमें बोला था क्या क्या इश्यूज हो सकता है कि अगर हम लोग 12 मंथ्स का जो प्रॉब्लम दिख रहा है उसके हिसाब से चले, ठीक है, क्या क्या इश्यूज दिख सकता है, तो वही यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है।
तो पहला बात है, एक लास्ट में एक जो बता रखा है कि अगर हम लोग प्रीसीडिंग ईयर में जैसे टेक्निकल इवैल्यूएशन फॉलो करते थे वो अगर नहीं करते हैं, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर में जैसे करते थे वो नहीं करते, फिर से ये बोला है हैड द सेम मेथड बीन फॉलोड इन द प्रीवियस ईयर, तो हम लोग का प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, इफेक्टफुल हो जाएगा और कितने से 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 3.5 लाख का प्रोविजन क्रिएट करेंगे रादर देन 2.5 लाख, तो 1 लाख से प्रोविजन बढ़ेगा, 1 लाख से प्रोविजन बढ़ेगा तो प्रॉफिट 1 लाख से कम होगा। और यहाँ पर बोला है दूसरा, द डिस्क्लोजर कैन बी मेड फॉर सच चेंज इन द फॉलोइंग लाइंस बाय वे ऑफ, अच्छा तो हमें ये डिस्क्लोजर कैसे देना है, बोल रहा है कि हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में इसका डिस्क्लोजर दे सकते हैं। और यहाँ पर बोला था कि अगर हमें प्रूडेंस नेचर फॉलो करना होता है तो प्रोविजन जरूर क्रिएट करना होता है, क्योंकि प्रूडेंस नेचर हमें ये बताता है फ्यूचर के लॉस को अभी रिकॉर्ड करो। द डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंटरीज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन डज नॉट अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज नहीं है। अगर हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, पहले एक मेथड से कर रहे, दूसरे बार मतलब पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग मतलब ऑलरेडी इनका जो फॉलोड मेथड है, ठीक है, जो ये फॉलो करते हैं वो टेक्निकल एस्टिमेट मतलब एस्टिमेशन मेथड से करते हैं, और उसके बाद कुछ इश्यूज हुआ तो इन्होंने अपना एस्टिमेट जो है 2.5 से 3.5 कर दिया। तो ये कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंजेस नहीं है, ये बता रहा है, ठीक है। तो इन द अबव केस कंसीडरिंग द टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो प्रोविजंस का चेंजेस है वो भी बहुत इमेटेरियल है, उतना मेटेरियल नहीं है। तो अगर करना है तो हम लोग उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। और दूसरा ये बोला है कि कंपनी अगर प्रीवियस वाला मेथड नहीं फॉलो करके ये नया वाला करेगी तो उसके प्रॉफिट में क्या आ जाएगा, 1 लाख का इम्पैक्ट आ जाएगा। मेथड नहीं मतलब जो अमाउंट है, प्रीवियस अमाउंट की जगह अगर अभी का जो अमाउंट है वो फॉलो करेगी तो उसमें 1 लाख रुपीज का इनका प्रॉफिट जो है रिड्यूस्ड दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 1 लाख रुपए से इनका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का AS1 का जो भी क्वेश्चन था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। AS1 जो है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, छोटा सा एस, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई एस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, हैंग हो जाएगा।